हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में जो फोटोसिंथेसिस में होता है। लेकिन इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी कैसे हुई और फाइनली हमने ये कंक्लूड किया था कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है। लेकिन क्या ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है? ये ऐसा नहीं होता। इट टेक्स मल्टीपल स्टेप और ये उन मल्टीपल स्टेप्स का एक नेट रिजल्ट है। लेकिन अगर यही रिएक्शन होना है तो ये एक स्टेप में हो क्यों नहीं जाता? ऐसा इसलिए है क्योंकि रिएक्शन एंडोगोनिक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और लाइट रिएक्शन में यही होता है। हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे सनलाइट फॉल करती है लीफ के ऊपर और लीफ कैसे एटीपी और एनएडीपी जो हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल हैं जो इस रिएक्शन को फीजिबल बनाते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता कहाँ है तो आपका आंसर होगा ग्रीन लीफ या ग्रीन लीफ में भी क्लोरोप्लास्ट में। तो इसलिए हम पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऑर्गेनेली होता है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इसमें मेन जो स्ट्रक्चर हमें देखना है वो है थाइलाकॉइड। ये एक पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है थाइलाकॉइड को। लेकिन अगर यहाँ बहुत सारे स्टैक हो जाते हैं थाइलाकॉइड्स एक साथ तो इन्हें कहते हैं ग्रेना। जब एक ग्रेना, ये ग्रेना है और दूसरा ग्रेना आपस में ज्वाइन होते हैं जिस चीज के थ्रू, उसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला। हमारा जो मेन फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है वो इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। वही हम स्टडी करेंगे लाइट रिएक्शन में। एंड लाइट रिएक्शन में हम स्टडी करेंगे कि कैसे लाइट फॉल करती है, कैसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर उन एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फर्दर जो यूज है वो होता है डार्क रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है और जो स्ट्रोमा यानी कि ये जो पोर्शन है एक्वस पोर्शन, इसके अंदर उन इंटरमीडिएट्स का यूज होता है और यूज होकर डार्क रिएक्शन फॉलो होता है। इस वीडियो में लेकिन हम सिर्फ लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब सनलाइट फॉल होती है तो उसकी एनर्जी को प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है या वो उसकी एनर्जी कैसे यूजफुल होती है, उसके लिए नेचर ने बनाए हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि इसमें पिगमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो सनलाइट से मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब कर सके। यानी कि जब लाइट फॉल करती है, यहाँ पर जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो उस एनर्जी को लेंगे। यानी कि कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, ये सारे पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं ये लेंगे और इस रिएक्शन सेंटर जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है या मेनली प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंच जाता है। तो यही मेन बेसिस है कि लाइट यहाँ पर फॉल करेगी इस पिगमेंट के ऊपर, इन पिगमेंट्स के ऊपर। ये पिगमेंट्स एनर्जी ट्रांसफर करेंगे रिएक्शन सेंटर को जहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और ये फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर प्राइमरी एक्सेप्टर और फर्दर पूरे फोटोसिस्टम में पास होगा और फिर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाएगा। फर्स्टली जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वो एक्साइट होकर फोटोसिस्टम्स के थ्रू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ट्रांसफर होता है। यहाँ पर एक लाइट फॉल ये फोटो दोनों फोटो सिस्टम डिफरेंट वेवलेंथ पे वर्क करते हैं। यानी कि जब यहाँ पर जो लाइट फॉल कर रही है वो 680 नैनोमीटर की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे P680 कहते हैं। जब P680 यानी कि 680 नैनोमीटर की लाइट जब फॉल करेगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट हो जाएगा और एक्साइट होकर P680 देन फियोफाइटिन PQA यानी प्लास्टोक्विनॉन ए और प्लास्टोक्विनॉन बी से ट्रांसफर होते होते साइटोक्रोम B6F देन फोटोसिस्टम 1 में एंटर कर जाएगा एंड अगेन एक साइकिल लेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल देन फिलोक्विनॉन आयरन सल्फाइड देन फेरोडॉक्सिन और नेक्स्ट स्टेप में वो ट्रांसफर हो जाएगा NADPH रिडक्टेज के पास, जो कि रिड्यूस करके NADPH को NADP को NADPH बना देगा। यहाँ से हमें अपना पहला मॉलिक्यूल मिला है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा होगा, यहाँ पर होता है आपका स्ट्रोमा
और दूसरी साइड होता है आपका ल्यूमेन। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो पी क्यू ए पी क्यू बी इनके थ्रू प्रोटॉन्स ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। कहाँ पर? ल्यूमन, थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन होता है उस पोर्शन में, यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब एक बात यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूस सप्लाई आती कैसे रहती है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सप्लाई होते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन बनाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। इस तरह से जैसे जैसे वाटर स्प्लिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं और इस तरह से ये पूरी चेन बनकर NADPH का प्रोडक्शन होता है और यहाँ से साइमल्टेनियसली प्रोटॉन्स भी ट्रांसफर होते रहते हैं और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसमें हमने जो बात की नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, यानी कि यहाँ पे कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से इनकी कंटिन्यूस सप्लाई है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर होने के साथ साथ ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस भी होता है जिसके बारे में स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट। जब 700 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 पर फॉल करती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एक्साइट हो जाता है और फिर यही सेम चेन को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर ये NADPH बनाने के बजाय इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर आ जाते हैं और अगेन प्लास्टोसाइनिन देन P700 और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल के चलने से क्या होता है, NADPH तो प्रोड्यूस नहीं होता लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पर भी बनता है, यानी कि ये ATP की प्रोडक्शन यहाँ से होगी। अभी मैंने ATP का प्रोडक्शन कैसे होगा ये नहीं बताया है। नेक्स्ट, इस स्कीम को यानी ये जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसे कहते हैं Z स्कीम। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम वन इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम वन इन्वॉल्व होता है। ATP का प्रोडक्शन होगा और ये स्ट्रोमा लेमेले, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रोमा लेमेले होता है इसके अंदर मेनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्योंकि यहाँ पर NADPH रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और NCERT बुक्स में भी दिया हुआ है जो बच्चे नॉर्मली निग्लेक्ट कर देते हैं। सेम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ATP NADPH दोनों बनते हैं और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। अगर हम पीछे जाएं तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 पहले है, फोटोसिस्टम 1 बाद में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले फोटोसिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था और उसके बाद फोटोसिस्टम 2, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, जब नॉन साइक्लिक होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होता है, पूरे दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं 2 और 1। NADPH का प्रोडक्शन होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो P700 यानी कि फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होते हैं और यहाँ से साइटोक्रोम B6F के पास वापस आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और यहाँ पर सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ देखिए किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है, फोटॉन्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट होता है एनर्जी का, उसको फोटॉन कहते हैं। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है और 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देते हैं, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल से हमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। नेक्स्ट, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अब हमने सिर्फ एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन ली है और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट स्ट्राइक हुई फोटोसिस्टम 2 पर, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल था, ये स्प्लिट किया और ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स बनाया और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो इस चेन में एंटर हो गया है। चेन में एंटर होने के बाद प्लास्टोक्विनोन के पास गया, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 है। साइमल्टेनियसली यहाँ से प्रोटॉन्स ट्रांसफर होकर थाइलाकॉइड ल्यूमेन में एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से भी प्रोटॉन्स आ रहे हैं, यहाँ से भी प्रोटॉन्स आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है।
फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर वहां से फोटोसिस्टम 1 के पास, और यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है NADPH। ये बात ध्यान रखिए कि NADPH स्ट्रोमा साइट पर प्रेजेंट होता है। यहाँ स्ट्रोमा को एन साइड इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अगर प्रोटॉन्स कम है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये लेस पॉजिटिव है। और यहाँ पर प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ल्यूमन साइड पर। जब यही प्रोटॉन्स CF0 और CF के थ्रू पास करते हैं तब प्रोडक्शन होता है ATP का ADP से, और इस तरह से नॉन साइक्लिक प्रोसेस में NADPH भी बन जाता है और ATP भी बन जाता है, जो हमारे डार्क रिएक्शन के में काम आता है। एक बार इसको फिर से समराइज कर लेते हैं। सनलाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वाटर के स्प्लिट होने से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास करते हैं फोटोसिस्टम से, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स स्ट्रोमा साइट से थैलाकॉइड ल्यूमन में पास होते हैं, और उसके बाद प्रोडक्शन होता है ATP एंड NADPH का, और यहाँ से डार्क रिएक्शन की शुरुआत होती है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड हैं लाइट रिएक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ। जब एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसमें किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? इसके लिए हम पीछे जाते हैं। यहाँ से हमने देखा था ये नॉन साइक्लिक यहाँ से शुरू होता है P680 से, और फोटोसिस्टम 2 और 1 को क्रॉस करके ये बनाता है NADPH। यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट से हमारा ATP प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर वाटर स्प्लिट होने से ऑक्सीजन बनता है। तो तीन चीजें बनती हैं जब नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि NADPH, ATP एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ATP एंड NADPH। आप याद रखिए यहाँ पर NADH नहीं बनता, NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ NADP प्लस अकर्स इन। हमने स्टडी किया था कि NADP प्लस का जो रिडक्शन होता है, यानी कि NADPH जो बनता है वो बनता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में NADPH बनता नहीं है। ऑक्सीडेटिव जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑल द फॉलोइंग रिगार्डिंग the role of xanthophylls and carotenoids in photosynthesis are correct except, यानी कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है अबाउट xanthophyll and carotenoids। कैरोटेनॉइड्स और xanthophyll जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, करेक्ट। देयर पीक एब्जॉर्प्शन इज इन ब्लू एंड रेड रीजन्स, ये गलत है। रेड और ब्लू रीजन में मेनली क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन होती है। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये बात भी सही है क्योंकि लाइट जो है एक्सेसरी पिगमेंट से होकर रिएक्शन सेंटर पर एक्यूमुलेट होती है। दे इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि पूरे विबग्योर से थोड़े थोड़े पोर्शन से सारे ये पिगमेंट्स जो है वो एनर्जी कलेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो है ये गलत है, तो इसका मतलब एक्चुअल में यही सही है, क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, where in the chloroplast do the light or light dependent reactions occur? क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में लाइट रिएक्शन होता है? तो हमें पता है स्ट्रोमा में जो है ग्लूकोज बनता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट में सब जगह नहीं, ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द, दोनों इसके आंसर्स सही है, सेम ही है। द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन आर, लाइट रिएक्शन के एंड में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो होता है ATP, NADPH और ऑक्सीजन। प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट कहा जाता है क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन शो करता है वो ब्लू और रेड रीजन में इसका सबसे ज्यादा हाई होता है, और यही मेन पिगमेंट होता है रिएक्शन सेंटर में। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन,
अब हमने देखा था कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको बताया था कि नॉन साइक्लिक होता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, लेकिन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है स्ट्रोमा लेमेले में। यहाँ पर ही क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, और एक और चीज़ नहीं होती, NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है स्ट्रोमा लेमेले में, इसीलिए यहाँ पर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर करता है। स्ट्रोमा लेमेला लैक्स, क्या नहीं होता है स्ट्रोमा लेमेला में? अभी हमने पढ़ा NADP रिडक्टेज एंजाइम और फोटोसिन फोटोसिस्टम 2, तो ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।